वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है और शुरुआत करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता नज़र आ रहा है। अगर एक तरफ तो फिर से गिरफ्तारियां उनकी लीडर्स की शुरू हो रही हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर बयानात भी सामने आ रहे हैं उन लोगों के जो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत अहम फैसला जो है वो सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। आज इलेक्शन कमीशन ने जो एक फैसला महफूज किया हुआ था तकरीबन 2 महीने या ऊपर तक, उन्होंने आज कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो आइन के तहत शफाफ नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात जो है ये दुरुस्त नहीं हुए और अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ का वक्त दिया है कि इन 20 रोज़ में वो इलेक्शंस करवाएं, और अगर ना इलेक्शंस करवाए तो फिर जो पार्टी का निशान है, बल्ले का निशान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले सकते हैं। ये 21 सफ़ात पे मुश्तमिल ये फैसला है जो सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी फ़ौरन इस पर मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक तर्जुमान है बैरिस्टर गौहर अली साहब, उन्होंने अफसोस का इजहार किया इस फैसले पे, कहा कि कमीशन ने इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया और किसी ख़ास मकसद के लिए इतनी ताख़ीर के बाद ये फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे जो मुनासिब फोरम होगा। इसके साथ साथ बहुत एक और अहम जो लीगल ख़बर वो ये कि अपने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो आम इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला था उसमें इख्तिलाफ़ी नोट सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो 90 दिन से ऊपर वक्त गुजरा है, इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये आइन के मुतरादिफ है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इसका इल्ज़ाम भी दिया है। बाकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों लग रहा है कि इलेक्शन की अब तैयारी कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो जलसे भी शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रही है। इस वक्त एलाइज से गुफ्तगू हो रही है, इत्तेहादियों से, और साथ में नवाज शरीफ साहब के जो लीगल इश्यूज़ हैं वो भी, उनमें भी बहुत काम है। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान बुजुर्गों के हवाले से वो बार बार दे रहे हैं, एक से ज़्यादा जलसे में वो जिक्र कर चुके हैं 70 साला जो सियासतदान हैं और जो बूढ़े हैं और जिनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। इट सीम्स टू हैव हिट अ रॉ नर्व, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, काफ़ी जो सीनियर सियासतदान हैं उन सबको सवाल भी पूछे जा रहे हैं और वो इनके तल्ख जवाबात भी दे रहे हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अतर काब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है मुनीज़े जहांगीर साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, अपना शो होस्ट कर रही हैं, और हमें ज्वाइन किया है थोड़े अरसे के लिए बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, माहिर कानून, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी बैरिस्टर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर बताइए, आज जब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो आपने फौरन कहा कि इसको हम चैलेंज भी करेंगे। सर किस तरह देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को, एंड कब तक आप लोग इसके ऊपर अब जो कानूनी कार्रवाई है, चाहे इलेक्शंस करने की या इस फैसले को चैलेंज करने की, आप वील सी जो एक लीगल रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? थैंक यू। देखिए, हम पार्टी डिस्कस करेगी इस मैटर को और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे डिसीजन ले ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया है और 20 दिन का ये भी साथ कहा है कि हमारे 20 दिन का टाइम आज से शुरू होगा, जबकि पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने अगर इलेक्शन कभी कराने होते, पीएमएलएन की मिसाल ले ले, तो उन्होंने 21 दिन का टाइम मांगा था और इलेक्शन कमीशन ने उनको 2 महीने का टाइम दिया था। लेकिन ये केस इट हैज इट्स ओन हिस्ट्री, और हिस्ट्री ये कि इलेक्शन हमारे हो चुके थे 8 जून 22 को, और 8 जून 22 को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हमने की थी पीटीआई की, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमारी इसलिए जरूरी था कि पहले कानून के मुताबिक पार्टीज के लिए इलेक्शन कराना सीक्रेट बैलेट के थ्रू था। 2017 में जो इलेक्शन एक्ट आया उन्होंने उसको चेंज कर दिया कि सीक्रेट बैलेट के अलावा भी इलेक्शन हो सकते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए पीटीआई ने अपने आईन में भी तरमीम की। 8 जून 22 को हमने आईन में तरमीम कर दी, 9 जून 22 को हमारे इलेक्शन हुए और 10 जून को हमने इलेक्शन कमीशन में सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी। इलेक्शन कमीशन का जो लेटर हमारे पास आया उसमें फकत इतना लिखा गया था
कि उसके साथ फॉर्म 65 नहीं है और आपकी पार्टी का जो नोटिफिकेशन होना होता है वो नहीं है। वो डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर दी, लेकिन इस मैटर को इलेक्शन कमीशन ने पिन रखा। 28 फर्स्ट टाइम इसकी 28 मार्च 2023 को इलेक्शन कमीशन ने हियरिंग की। इलेक्शन कमीशन को गलतफहमी ये लगी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जमाल अंसारी साहब, उन्होंने उसको कहा कि हमने जो अमेंडमेंट आप कह रहे हैं अगस्त 22 की, पहली अमेंडमेंट हमने जो की थी कि ओपन बैलेट हो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट की, वो तो हम विड्रॉ कर चुके हैं, तो ये नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा कि हमारे सामने ये बयान दिया गया है कि हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी वापस ली। अब इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कभी किसी ने वापस नहीं लिए थे, लेकिन मार्च का ऑर्डर, आज इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि आपने इतना डिले कर दिया। आप वेबसाइट जरूर देख लीजिएगा काइंडली इलेक्शन कमीशन का। 28 मार्च का जो ऑर्डर था उसकी कभी हमें कॉपी नहीं दी, क्योंकि उसका ऑर्डर डिक्लेयर नहीं हुआ था। साहब देखिए, वो जो भी है आप बताएं कि आपने आगे अब इसको किस तरह, आपने कहाँ चैलेंज करना है इसको सर, बिकॉज अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मसले तो होंगे। ये इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ अपील नहीं है, तो इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। इंशाल्लाह पार्टी आज फैसला करेगी, कल फैसला कर लेगी और हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि क्या आप लोगों को कोई ये खदशात हैं कि खान साहब की जो सेंटेंसिंग हो रही है या कन्विक्शन हो रही है, उसके बाद वो अब ये भी ऑब्जेक्शन कहीं होगा कि वो पार्टी के हेड नहीं रह सकते, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था एक मर्तबा? देखिए, हमारे खदशात जरूर है, और वो इस बात पे नहीं है कि खान साहब जो है किसी सूरत आईनी और कानूनी तौर पर डिसक्वालिफाइड है। आर्टिकल 62-63 के मुताबिक क्वालिफिकेशन है। नवाज शरीफ को चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) में डिसक्वालीफाई हो गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया था कि आपकी डिसक्वालिफिकेशन हो चुकी है फॉर लाइफ, तो आप ये पोजीशन भी होल्ड नहीं कर सकते। खान साहब के खिलाफ कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं है, और जो जजमेंट तो शखाना में सिर्फ खान साहब के खिलाफ है, उसकी जो है जजमेंट, वो सेंटेंस है, वो सस्पेंड हो चुकी है। तो आर्टिकल 62-63 के मुताबिक खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई इशू बना सकती है। तो इसलिए हम सारे इस खदशात को, हम पार्टी जो है इसको सीरियसली कंसिडर करेगी जरूर। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अतर काजमी बोल रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये जो फैसला आप अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो इसमें आपके पास इस वक्त कानूनी गुंजाइश कितनी है? क्या सिर्फ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या किसी और हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं? और दूसरा, जो 20 रोज का आपको दिन दिए गए हैं, उसके बाद आपको पता है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से पहले तो इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान हो जाएगा और वो जो भी आपका इंतखाबी निशान है वो हतमी हो जाएगा। तो आप नहीं समझते कि वक्त आपके पास बहुत कम है, और अगर उधर भी कहीं कोई फैसला महफूज हो गया, चीजें इसी तरह लिंगर करती रहीं, तो फिर आखिरी मौके पे अगर कोई फैसला आया तो आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं होगी मजीद आगे कोई कानूनी अपना रास्ता इख्तियार करने का? जी, आप सही फरमा रहे हैं बिल्कुल। जहां तक फोरम का ताल्लुक है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अकेला फोरम नहीं है। किसी भी हाई कोर्ट में फेडरल जो ऑर्डर है वो आप चैलेंज कर सकते हैं। इलेक्शन का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पेशावर भी चैलेंज हो सकता है, लाहौर भी चैलेंज हो सकता है, हर हाई कोर्ट पे चैलेंज हो सकता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 डेज का टाइम दिया है, एंड द टाइम इज नाउ टिकिंग। तो इसलिए हम उसका सीरियसली नोट ले रहे हैं, और पार्टी उसको सीरियसली कंसिडर करेगी कि हमारे मुखालिफिन, जिसके लिए सारी कोशिश की गई कि आपने पहले नोटिस दिया था जून 2022 में, और फिर आपने उसको पिन रखा दिसंबर तक, और फिर मार्च का ऑर्डर आपने जुलाई में दिया, और अगस्त में जब आपने सुना और हमने आपको 3 ऑर्डर लिख करके दिए, रिक्वेस्टें की कि प्लीज ऑर्डर करो, प्लीज ऑर्डर करो। 2 महीने से मुसलसल आपको कह रहे, चार्टर ऑफ डिमांड में भी कहा, मीटिंग में भी कहा। तो इसलिए हम उसको वेरी वेरी मच विजिलेंट है कि इसके पीछे कोई पर्पस है, तो हम नहीं चाहते कि उन लोगों को मौका मिले, तो हम वो सारे ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, अब बात हमारे तज्जिया निगार जी मुनीज़ा साहिबा, आपने सुनी बात बैरिस्टर साहब की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो लीगल चैलेंजेस हैं, मतलब जो ऑब्वियसली जो केसेस इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ चल रहे हैं, बाकी भी सीनियर लीडरशिप, बट अब तो लग रहा है कि जैसे ये जो इंतखाबी निशान के हवाले से केस है, this will become the most challenging case as far as the elections are concerned. जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे शुरू में गौहर साहब की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है।
मगर जो आखिर में उन्होंने कुछ चंद बातें की वो मुझ तक पहुंची। बात यह है कि वो बात तो एक तरीके से दुरुस्त कर रहे हैं कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हो रही है और कानूनी चाराजोई जो उनको करनी पड़ रही है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो कर रहे हैं। अब जो लीगल चैलेंजेस उनके सामने वो बहुत सारे हैं। एक तरफ से साइफर का ट्रायल है, दूसरी तरफ से आप तोशा खाना का देख लीजिए, फिर आप ये भी देख लीजिए कि और भी उनके ऊपर जो है पर्सनल उनकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर भी कुछ अदालतों के अंदर मामलात गए हुए हैं। और अब ये बड़ा चैलेंज, आप सही कह रही हैं कि दिस विल परहैप्स बी द बिगेस्ट चैलेंज, मगर द बिग क्वेश्चन इज़ कि जो लोग चाहते हैं कि ये अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करें तो ये इलेक्शंस किस माहौल के अंदर हो रहे होंगे चूँकि इनके जो ज़्यादातर लोग हैं या वो हिरासत के अंदर हैं या उनके ऊपर कदगनें लगी हुई हैं या वो पीटीआई छोड़ के इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और हंसी की बात तो ये है कि जब वो इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और ये ऐसे लोग हैं जो बोलना पसंद करते हैं, जिनको हम देखते रहे हैं कि वो आगे आगे आके बयानात भी देते रहे हैं, मगर इन केसेस के अंदर हमने ये देखा है कि जब वो एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं इस्तेकाम पार्टी तो फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। वो ज्वाइन करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। पहले भी गायब थे जी, फिर वो सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने के लिए नजर आते हैं और उसके बाद दोबारा गायब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम मान भी लेते हैं इनके बाद कि अगर उन्होंने पार्टी जो है अपनी मर्जी से ज्वाइन की है तो ये तो सारे बोलने वाले लोग हैं। चाहे आप फवाद चौधरी साहब की बात कर लें, चाहे आप फरूख हबीब साहब की बात कर लें, अली नवाज अवान की बात कर लें, उन्होंने तो खैर एक वीडियो भी निकाली और कहा कि अगर मैं पार्टी इस तरह ज्वाइन कर लूँ कि कोई और पार्टी ज्वाइन कर लूँ तो आप समझें कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर था जिसके तहत मैंने ये ज्वाइन की। तो फिर बात असल में ये है कि हम पाकिस्तानी जो यहाँ पे हैं, अवाम जो बैठे हुई है, वो जो तमाशा जो देख रहे हैं, सबको पता है कि ये तमाशा है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये सब कुछ देख रहे हैं। और अगर इस तरह मामलात चलेंगे और अदालतों के अंदर भी इस तरीके से मामलात चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक उनका नैरेटिव है कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसको और तक़वियत मिलेगी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा बी राइट बैक और फिर यही सिंपथी वाला जो पॉइंट है हम अतर काज़मी के पास लेके जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अतर काज़मी साहब से और मुनीज़े जहांगीर साहिबा से और हम बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। जी अतर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक भी हमारी डेमोक्रेटिक इंटरलूड की तरह ज़रा लंबी हो गई या नॉन डेमोक्रेटिक इंटरलूड की तरह, तो मुनीज़ा साहिबा ने जो बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो मसले ख़त्म नहीं हो रहे मगर तमाशा सब देख रहे हैं। आई मीन उन्होंने एक्चुअली तमाशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम सभी देख रहे हैं। और आपके ख्याल में क्या सिंपथी इसकी वजह से बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है ना, होता ये है कि ये ह्यूमन नेचर होती है, जिस काम से आप किसी को भी रोकेंगे तो वो आपको रद्द अमल आएगा। अब आपने 2 सूबों के अंदर इंतखाबात रोके में, अब जो डेट है जब इंतखाबात होंगे फरवरी के महीने में, जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से डेट सामने आई, अब उस वक्त तक 13 माह हो चुके होंगे। तो एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो एक तरह से आपने लोगों का राइट एक कर्टेल किया हुआ है। लोग जो है उसमें वो फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ट होती है, लोग को बार बार इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इंतखाबात आएंगे और हम इलेक्शन में अपना वोट डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उनको ये लगता है कि जिन लोगों ने ये इंतखाबात रोके, जो PDM की हुकूमत थी और उसके अलावा उनके जो इत्तेहादी थे, और इस वजह से लगता ऐसे है कि सिंपथी का वोट पड़ेगा। जो अंडरडॉग होता है उसको हमेशा उसके साथ सिंपथी होती है। आप इमरान खान के दौरे हुकूमत में चले जाएं, हर ज़िमनी इंतखाब नून लीग जीत रही थी पंजाब के अंदर। उनके लिए ज़िमनी इंतखाबात जीतना मुश्किल हो गए थे। डस्का में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, इसलिए कि उनकी कारकर्दगी ऐसी थी। अब ये लोग जिस कारकर्दगी के ऊपर इंतखाबात में जाना चाहते हैं, PDM और इत्तेहादी, उसमें बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बराह रास्त जिनकी वजह से अवाम मुतासिर हुई है। तो मेरे ख्याल में वो जो कह रहे हैं ना कि उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही, ये नहीं करने दिया जा रहा, तो ये रोज़ जिस किस्म के इंटरव्यूज़ आते हैं, जिस किस्म की चीज़ें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो ये बुनियादी तौर पर ये उन्हीं की इलेक्शन कैंपेन ये खुद चला रहे हैं, PDM वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो मेरे ख्याल में सिंपैथी वोट है उनके साथ। अब वो आने वाले दिनों में क्या उसमें मजीद इजाफा होगा या कमी होगी, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो लगता है ऐसे है कि उनका जो एक वोट है अभी तक वो ठहरा हुआ है।
اب منیزہ صاحب، نواز شریف صاحب ویری انٹرسٹنگلی آبویسلی اس وقت یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر کسی کا پلڑا بھاری ہے تو وہ ان کا ہے، دے ول ڈو ویل. مگر انٹرسٹنگلی گزشتہ روز بھی اور آج بھی نواز شریف صاحب کی مری سے ویڈیو آئی. آج وہ وہاں ورکرز سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز سے بات بھی کر رہے تھے، اور یہ بھی بہت ریومرز پھیلے ہوئے ہیں کہ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب شاید کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے تو نواز شریف صاحب خود مری سے الیکشن لڑیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو 2 دن ان کی ویڈیوز مری سے سامنے آئی ہیں، اٹس ٹو سیٹ دا اسٹیج کہ وہ لاہور کے علاوہ مری سے بھی الیکشن لڑیں گے؟ جی بالکل ممکن ہے کہ وہ مری سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اس وقت وزیر اعظم کے امیدوار ہیں وہ نااہل ہیں، اور وہ الیکشنز کے اندر ایز تھنگز اسٹینڈ ٹوڈے وہ حصہ نہیں لے سکتے. دوسری طرف جو ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم روز کی بنیاد کے اوپر ہیئرنگ کریں گے، مگر ایسا ہوا نہیں ہے. تو اف آئی واز پاکستان مسلم لیگ نون تو میں شاید اتنی کانفیڈنٹ نہ ہوتی، کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بنی بنائی کھیر جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ آگے جا کے کیا ہوگا، ظاہر ہے میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتی، مگر ایز تھنگ اسٹینڈ ٹوڈے تو وہ نااہل ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے قانونی چارہ جوئی جو ہونی ہے اس کو پورا ہونا ہوگا. دیکھیں اب ہم نومبر کے آلموسٹ مڈ نومبر میں ہم پہنچ گئے ہیں. اگر الیکشنز 8 فروری کو ہونے ہیں تو بہت کم وقت رہ گیا ہے. مجھے یاد ہے جب 2018 کے اندر الیکشنز ہوئے تھے تو 3 مہینے سے پہلے جو ہے سیاسی جماعتیں انہوں نے جو ہے اپنے منشور کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا. گہما گہمی شروع ہو گئی تھی الیکشنز کی، اور تب پاکستان مسلم لیگ نون کی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، مگر پھر بھی گہما گہمی الیکشنز کی تھی. اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گہما گہمی الیکشنز کی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کی باقی جماعتوں کی اتنی نہیں ہے. پی ٹی آئی ظاہر ہے ان کے کافی لوگ اس وقت حراست میں ہیں یا اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جیسے ہم لوگوں کو کچھ ہم سکیپٹیکل ہیں، خدشات ہیں، آپ کے خیال میں جماعتوں کا بھی خیال ہے کہ شاید الیکشنز نہ ہوں؟ دیکھیے انسرٹنٹی تو ہے، ایک انسرٹنٹی کی فضا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سیاستدان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی جب تک الیکشن سکیجول جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا تب تک ہم فار شورٹی نہیں کہہ سکتے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہونے ہیں. اور اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ماضی میں جو الیکشنز ہیں ان کو ڈیلے کیا گیا ہے. نومبر میں جو الیکشنز ہونے تھے ان کو لے کے فیبروری کے اندر لے کے چلے گئے، اور اس کا کوئی ایز سچ there was no such penalty for that. اب سوال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے مارچ کے اندر، تو کیا یہ اگر انہوں نے الیکشنز عام انتخابات کرنے ہیں تو پھر تو ان کو سینٹ الیکشن سے پہلے کرنے ہوں گے، چونکہ آپ کو وہ الیکٹرل کالج چاہیے ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز کے لیے، وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ صدر کا بھی تو الیکشن ہونا ہے، ان کا بھی الیکٹرل کالج جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ملک جو ہے اس وقت جو منتخب نمائندے ہیں وہ نہیں چلا رہے. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے عالمی کرائسس ہو رہے ہیں، غازہ کا دیکھ لیجئے، افغان جو ریفیوجیز ہیں اس کے حوالے سے معاملہ اٹکا ہوا ہے، مگر اس کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی خاص پوزیشنز اس لیے نہیں لے رہی چونکہ وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں. تو پاکستان کو ایک منتخب نمائندے تو چاہیے، پارلیمنٹ تو چاہیے، تو کیسے اس طرح جو ہے وہ چیزیں آگے چل سکتی ہیں؟ اور آئی ایم ایف کا لون از the biggest factor. منیزہ صاحبہ نے بات کی کہ 8 فروری کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا، مگر کوئی گہما گہمی نہیں نظر آ رہی. پاکستان پیپلز، خیر پاکستان تحریک انصاف کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ پی ایم ایل این بھی کوئی جلسے نہیں کر رہی، وہ ایک بس تاریخی استقبال ہوا اور بات ختم ہو گئی. مصروف ہیں اپنے دوسرے مسائل میں، یا پولیٹیکل پارٹیز میں بھی وہی سوال پوچھا جا رہا ہے جو ہم پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں بھئی الیکشنز ہوں گے بھی کہ نہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں پھر الیکشن جو اسکیجول ہے سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے زیادہ گہما گہمی ہمیں نظر آئے. دوسری طرف یہ ہے کہ نون لیگ کے ابھی قانونی مسائل بھی ہیں.
जब तक मियाँ साहब के कानूनी मसाइल हल नहीं होंगे तो उनकी तवज्जो वो रैलीज़ के ऊपर, जलसों के ऊपर शायद उस तरह ना हो। और जो जलसा उन्होंने लाहौर के अंदर किया है उसमें भी तो वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेके आए। इतनी बड़ी लॉजिस्टिक एफर्ट वो हर रोज़ नहीं हो सकती। वैसे अगर ये कहीं पे जलसा करने जाएं, जो बिलावल साहब भी जलसे कर रहे हैं, वो कोई मैसिव जलसे तो नहीं है। इसी तरह जो नून लीग अगर अभी किसी भी शहर में जलसा कर ले उस शहर के अंदर, वह उतने बड़े जलसे नहीं हो सकते। इलेक्शन कैंपेन के लिए जितने बड़े जलसे, कॉर्नर मीटिंग, मतलब कि जो भी एक्टिविटी होती है, जरूरी तो नहीं है कि हिस्टोरिकल करना है। बट आपकी बात, अगर ये इशू है जो आप कह रहे हैं, या जैसे मुनीज़ा साहिबा ने भी जिसका जिक्र किया कि उनकी अभी कानूनी मसाइल है, तो आर वी लुकिंग देन एट एन इलेक्शन जिसमें दो जो मेन बड़े लीडर्स हैं पंजाब के, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, दोनों इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इमरान खान साहब के हवाले से तो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब को जो है कोई किसी किस्म की मुश्किल होगी। इसलिए देख लेना, इमरान खान साहब तो इस वक्त मुलजिम है और उनका बंद अदालत में मुकदमा चल रहा था जेल में, और मियाँ साहब नैब के मुजरिम है और नैब कितना उनको परसू कर रहा है वो भी हमारे सामने। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनके कानूनी मसाइल तो हैं, लेकिन क्या इनके लिए आने वाले दिनों में एक तरह की ट्रीटमेंट होगी? मुझे नहीं लगता। मुझे खान साहब के केस कमज़ोर लगते हैं और उनका दिफा भी काफ़ी कमज़ोर लगता है। मियाँ साहब का केस मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है। मुझे लगता है उनके लिए आगे आके कानून में भी राहत होगी, तो उनको आसानियाँ होंगी। उनकी लीगल टीम भी बड़ी अच्छी है, आपको पता है, वो सब कुछ करवा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ चलेंगी। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मियाँ साहब नहीं होते तो क्या फिर शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे, या फिर मियाँ साहब हो जाएंगे और कुछ अरसे के बाद चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर देंगे, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब तो थोड़ी अरसे के बाद क्यों हवाले कर देंगे? मतलब कि शुरू में मसाइल हैं, अगर एक दफे वो पीएम बन गए तो फिर उनको क्या जरूरत है टू हैंड ओवर टू शहबाज शरीफ साहब? देखें, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत चलाई है, मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब उस तरह हुकूमत चला सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हर इत्तेहादी को क्रेडिट दिया है, जिसको क्रेडिट नहीं भी बनता था उसको भी दिया है। तो इसलिए क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी ना, जरूरी तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कोalition गवर्नमेंट को हेड करें। तो अभी क्या नवाज शरीफ साहब 2 तिहाई लेके आएंगे? वो तो लाहौर जीतना उनके लिए मुश्किल है इस वक्त। जी मुनीज़ा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ, देखिए जी, जमहूरियत के कुछ तकाजे होते हैं और वो ये तकाजे होते हैं कि मैं जिसको वोट डालूँ वही इंसान जो है वो मुंतखब हो। इस वक्त शेर का मतलब मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं है। अगर आप वोटर से पूछेंगे, आप बाहर जाएंगे, लाहौर में कहीं भी चले जाएं, तो शेर का मतलब मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं है। तो आप अगर वोट को इज्जत दो की बात करते हैं तो वो तो वोट अगर नून लीग का आप देखें या नून लीग के वर्कर को देखें तो वो तो मियाँ नवाज शरीफ को वोट देता है। तो फिर जिस तरह के मैं पहले भी ये रिपीट कर चुकी हूँ कि मैंने एक खातून का इंटरव्यू किया, जिस तरह वो बाज़ार में हम करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि दिखांदे मियाँ नवाज शरीफ नू है तो लांदे शहबाज शरीफ नू है, तो ये मैनू नहीं मंजूर। तो देखें, आपको वोटर को भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो किसको अपना मनपसंद लीडर को लाना चाहता है, तो उसको वो इजाज़त होगी कि नहीं होगी, या ऊपर से आप हैंडल करेंगे। जस्ट अलाउ मी, आप जो बात करिए वो बिल्कुल सही है। जस्ट वांटेड टू ऐड हियर कि पीएमएलएन में पार्टी के भी लोगों से बात करें ना, तो बहुत से यही कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, देखिए, ये उनकी चाहत ज़रूर हो सकती है, मगर जाहिर है उनका 1 मैन 1 वोट का अगर प्रिंसिपल के ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि जो भी उस सियासी पार्टी का जो लीडर है वो ही ज़्यादा पॉपुलर है। या तो हम कह दें कि नहीं जी, आज अवाम के अंदर मियाँ नवाज शरीफ पॉपुलर नहीं है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर तो हम मान जाते हैं कि जी पीएमएलएन की जो राइटफुल लीडर हैं या मुंतखब होने चाहिए वज़ीर आज़म, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि कुछ हलकों को अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा पसंद हैं तो वही वज़ीर आज़म होंगे। ये चॉइस तो आप फिर अवाम को दें ना, कि जिसको वो वोट डालना चाहते हैं उसको, उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो उसी इंसान को जो है वो वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर देखें। ये तो आपको उनको इजाज़त देनी होगी। दूसरी बात ये है
کہ جہاں تک کولیشن کا سوال ہے تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی انر ورکنگز کو، تو اس کے اندر جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی فل انوالومنٹ رہی ہے. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہی سے ڈائریکشنز لیتے رہے ہیں جب انہوں نے جوڑ توڑ کی سیاست کولیشن کے ساتھ کی ہے. اینڈ ہی از ریئلی دا پولیٹیشین ہو مینڈز فینسز، ہو پٹس پیپل ٹوگیدر. سو یہ کہہ دینا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب نے زیادہ اچھا کیا ہے، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی. ہاں اطہر صاحب یہ زیادتی ہے. نہیں، بات تو بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ووٹ تو نون لیگ میں میاں صاحب کا ہے، لیکن کیا میاں صاحب ووٹ کو عزت دے کے واپس آ رہے ہیں؟ جس طریقے سے ان کو وہاں پہ لندن میں ہمارے وہ ایک سیپریٹ آرگیومنٹ ہے. جب وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پھر اگر آپ کسی سے کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں تو پھر زیادتی تو آپ کر رہے ہیں اپنے ووٹر کے ساتھ. زیادتی تو آپ نے کر دی جن لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ میں آرگیومنٹ ہے نا، وہ تو یہ آرگیومنٹ ہے ہی نہیں. میں تو آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ میرا ووٹ ہے، میں ووٹ ڈالنا چاہتی ہوں ایک انسان کو یا دوسرے، وہ میری چوائس ہے نا. آپ میرے سے میری چوائس کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کی پارٹی کا جو سربراہ ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں. وہ آپ نے مجھے دکھایا بھی، آپ نے خود بھی کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے خود بھی کہا، ان کے سارے پارٹی لیڈرز نے خود بھی کہا کہ اگر ہم جیتتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. یہ انہوں نے کہا نا باقاعدہ طور پہ. تو پھر جب ووٹر ان کو ووٹ ڈالتا ہے تو اسی سے کہتا ہے نا کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے تو ہم تو ووٹ ڈال رہے ہیں میاں نواز شریف کے لیے. تو پھر آپ نے کیسے یہ جو ہے تبدیلی کر دی؟ تو دیکھیے آپ کو ٹرانسپیرنسی بھی تو لانی ہے. آپ کا رشتہ تو آپ کے ووٹر کے ساتھ ہے نا. ایونچولی جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں ضرور اور بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے، مگر آپ کا تو رشتہ براہ راست آپ کے ووٹر کے ساتھ ہے، تو آپ اس کے ساتھ تو آپ انصاف کریں گے نا. جی چھوٹے سے ایک لائن سے بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں، پر ان کے اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکے، یہ میں کہہ رہا ہوں. صحیح. جی ناظرین، آپ لیٹس ٹیک چھوٹا سا بریک بیک اینڈ دین اطہر صاحب اینڈ کین کنٹینیو ود ہز آرگیومنٹس. پلیز اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اطہر کاظمی صاحب سے اور منیز جہانگیر صاحبہ سے. بہت گرما گرم ڈسکشن ہو رہی تھی، بیچ میں the tyranny of the commercial break took over. جی اطہر صاحب، آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے، منیزہ صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں، صرف پرسپیکٹیو آپ دونوں کا نہیں، پرسپیکٹیو بھی ایک، ہم دونوں ایگری کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا جس کو ووٹ پڑتا ہے وہی سامنے آنا چاہیے. اب یہ پھر کدی بھی نہیں ہویا نا پاکستان کی گلاں کر رہے ہو تسی. نہیں ہوتا ہے، ہو بھی جاتا ہے. آپ کو یاد ہے گلگت بلتستان میں ایک سیٹ کا الیکشن ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں میں؟ مجھے یاد نہیں رہتا. ایک ہوا تھا نا ابھی، اس کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. اب دیکھ لیں، وہ آ جائے گا اور عوام کی منشا کے مطابق ہی آئے گا یقیناً. پر ایشو یہ ہے کہ دیکھیں عوام تو اپنے لیڈر کو پتہ ہے انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. پھر ان لوگوں نے اب وہ اس ووٹ کو عزت دینی ہے یا نہیں دینی، یہ ایشو ہے. یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ عوام ووٹ کو عزت دیتی ہے یا نہیں دیتی. جن کو عوام ووٹ دیتی ہے وہ کتنی عزت دیتے ہیں اس ووٹ کو، اور اس ووٹ کی منشا کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں یا کسی اور کی منشا کے مطابق اپنے اتحادیوں کی مطابق منشا سے کرتے ہیں فیصلے. بٹ یہ بھی منیزہ صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بھی ویری کرتا ہے ود ایوری پولیٹیکل لیڈر. وہ صرف جس الیکشن میں ہار رہے ہوتے ہیں تو تب ان کو عوام نہیں یاد آتی، جب جیت رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عوام کے پاس یہ حق ہونا چاہیے. ہاں نہیں ایگزیکٹلی، یہ تو ہماری دیکھیں نا 75 سالہ تاریخ ہے. ایم کیو ایم آپ کو دیکھ لیں کہ وہ اکثر جو ہے حکومت میں شامل ہوتی ہے. اس دفعہ وہ پہلے ہی میاں صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اب ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے یہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلیں گے. کچھ باتیں جو بلاول صاحب کر رہے ہیں وہ بڑی صحیح باتیں کر رہے ہیں. وہ جو کچھ لوگ ان پہ تنقید تو کر رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا 70 سال کے بزرگ سیاستدانوں کو پیچھے کر دیں. نہیں، ان کی جو بات کی جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا اسی چیز میں پھنسے رہنا ہے یا چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ یو آر 70 اور 80، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی سیاسی سوچ کیا ہے، کہ آپ نے سوچ کو آگے لے کے چلنا ہے یا ادھر ہی ہم نے پھنسے رہنا ہے. دیکھیں جو انٹرویو ہوا جس قسم کا ایک چینل کے اوپر خاور مانیکا صاحب کا، اس کے اوپر میاں صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے کامنٹ کر دیا. کیا یہ چیز زرداری صاحب کے سامنے نہیں آئی؟ کیا یہ چیز بلاول کے سامنے نہیں آئی؟ انہوں نے تو اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے سیاست میں اپنی کوئی جدت لانی ہے، کوئی پروگریسو سوچ دکھانی ہے. کل ہی جو سروے آیا اس میں 95% آپ کے ملک کی خواتین کہتی ہیں کہ ملک کی سمت درست نہیں ہے. جس ملک میں خواتین کے رائٹس کی یہ حالت ہو جو ہو، وہاں پہ پھر وہ یہی کہیں گی نا کہ جناب کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ درست ہے، یہ غلط ہے. اور آخری جملہ، عمران خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی،
जो भी करप्शन हुई है उसके जिम्मेदार वो हैं। हाँ, आप देख लें पिछले 2 साल से आप देख लें कि मसलसल खातून का नाम लिया जा रहा है या 2 ख्वातीन का नाम लिया जा रहा है। क्यों? इमरान खान कोई स्कूल जाते हुए बच्चे थे, करप्शन हुई है तो उसको पकड़ें। आप उस्मान बुज़दार साहब को पकड़ें। आपको हर जगह पे एक खातून मिल गई, क्योंकि माशरे के अंदर ये ईजी है कि टारगेट किया जा सके, और उसके ऊपर फिर मियाँ साहब भी कमेंट कर देते हैं। तो ये बिलावल जो कह रहे हैं ना, सोच बदलें, आगे बढ़ें, ये बड़ी ज़रूरी और समझने की चीज़ है। अब मुनीसा साहबा, ये वैसे जो बिलावल साहब का कमेंट था 70 साल वाला, वो लगता है कि इट्स पिंच्ड। काफी हमारे सीनियर सियासतदानों को उससे तकलीफ हुई है। डू यू थिंक ही हैड अ वैलिड पॉइंट टू मेक, या जैसे इलेक्शन कैंपेन जब होती है तो सब एक दूसरे के ऊपर जुमले कसते हैं और मकसद ये होता है कि इलेक्शन में स्लोगनेयरिंग होनी है, या आपके ख्याल में कोई ऐसी कड़वा सच वहां है जो लोगों को तकलीफ हुई है उससे? देखिए, उन्होंने बैक ट्रैक किया। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि हमारे बुजुर्ग सियासतदान जो हैं वो सियासत ना करें। मेरे कहने का मकसद ये था कि वो पुरानी सियासत ना करें। मगर उसको एक तरफ करके मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ जो काज़मी साहब ने उसका जिक्र किया, चूँकि उन्होंने ख़वातीन का जिक्र किया। चूँकि हम मुंसलिक हैं ख़वातीन के कुछ इशू से और हम बात करते रहते हैं, तो अक्सर जब ख़वातीन आके हमें बताती हैं कि जी मेरे खामन ने मुझे मारा, तो हम उसे ये तो नहीं कहते ना कि जी तूने मारने क्यों दिया उसे। हम तो ये कहते हैं जी उसके ऊपर आप FIR कर सकती हैं, आप उसके ऊपर, हम उनको बताते हैं कि क्या कर सकती हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस का भी यही हाल है, वो इसी तरह ही है कि जी उनको मार पिट रही है और उनसे हम पूछ रहे हैं कि जी आप मार क्यों खा रहे हैं। आप में अगर हिम्मत है तो आप ये कहें ना कि जी आप उसको पकड़ें जो इनको मार रहा है। ये तो कोई पकड़ने को उनको तैयार नहीं, और हम सबको पता है कौन उनको मार रहा है। तो आप विक्टिम से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ही खड़ा होगा, वो ही हटेगा? आपका जब सिस्टम ही ख़राब है और जब आप इस बात को मानते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, इस प्रिंसिपल पे ही आप नहीं आ रहे हैं और पूरा सिस्टम इसके खिलाफ खड़ा हो गया है, और एक आपके पास सियासतदान है, और मैं ये नहीं कहती कि सियासतदान मासूम है, उनकी भी बहुत सारी गलतियां मानती हूँ, मगर फिर भी हैं तो वो ही सबसे, दे आर इन द फ्रंट लाइन। सबसे ज्यादा तो नुकसान उन्हीं को हुआ है। तो फिर मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो मुनीसा साहिबा, फिर सियासतदानों के साथ मतलब कि क्या हम सियासतदानों से सवाल पूछना छोड़ दें, उनको नहीं, बिल्कुल मत छोड़े, बिल्कुल मत छोड़े, मगर आप फिर उससे पूछें जो मार रहा है, आप उससे भी पूछें जो मार रहा है, सिर्फ उसे ना पूछें जो मार खा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मार खाने की कोशिश करा रही हो है, आप हमें भी मार पड़वाना चाह रही हैं। मगर देखें, ये डिफरेंस जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी बात है कि हम, और ये डिफरेंस मुझे बहुत सारे जो बाकी सियासतदान, जब हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए तो उन्होंने कहा हम आपके सियासतदानों को बड़ा एडमायर करते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी तालिबान भी उनके पीछे आते हैं, उनके पीछे जो है आप लोग ये केसेस भी उनके पीछे लगते हैं, और उनके पीछे ऐसे, मतलब उनको इस सिस्टम के अंदर भी काम करना पड़ता है जहाँ पे आमराना दौर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वाकई में उनके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे सियासत करना। तो आप इस चीज़ को तो रिकग्नाइज करें ना। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।